Good afternoon everyone. Myself Suman Pandey and today I am going to deliver the lecture on numericals on non-inertial frame and then differences between inertial and non-inertial frames and then Galilean transformations. तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिटेल में कि थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है एंड देन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस क्या है, कितने टाइप के होते हैं और उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था. तो ये एक न्यूमेरिकल रह गया था नॉन इनर्शियल फ्रेम का एंड द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फिक्शियस फोर्स एंड टोटल फोर्स ऑन द पार्टिकल ऑफ मास 5 kg in a frame of reference moving vertically upward and then vertically downward with an acceleration of 5 meter per second square. So that is the acceleration of body. तो बॉडी जो है वो कितने केजी की है, 5 kg की है. सपोज लिफ्ट है, उसी में एक रखा हुआ है ऑब्जेक्ट जो कि 5 kg का, और अगर लिफ्ट मूव होती है ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ तो आपको निकालना है कि टोटल फोर्स एंड फिक्शियस फोर्स क्या होगा. क्लियर है? तो सबसे पहले हम बॉडी का वेट निकालेंगे इसके लिए. सो वेट ऑफ बॉडी ये क्या होता है? दिस इज mg. गिवन क्या क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है आपका मास 5 kg, देन एक्सीलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देन g की वैल्यू दी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो वेट आ जाएगा mg इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5 इंटू 9.8, सो दैट इज 49 न्यूटन. उसका जो टोटल वेट है बॉडी का अपना दैट इज 49 न्यूटन. अब पहला केस लेंगे कब? जब वर्टिकली अपवर्ड जो है वो लिफ्ट जो है या बॉडी ऊपर जा रही है तब. तो उसके लिए फिक्शियस फोर्स कितना होगा? सबसे पहले फिक्शियस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन. क्लियर है? सो फिक्शियस फोर्स इज ma. सो m की वैल्यू 5 और a की वैल्यू जो है वो 5 है, सो दैट इज 25 न्यूटन. अब देखिए, क्योंकि जो बॉडी उसका वेट नीचे की तरफ है mg एंड क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ अगर जाती है तब क्या होगा? जो फिक्शियस फोर्स है हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट मीन्स जो ma है वो नीचे होगा. तो अब क्या हो जाएगा? जो टोटल वेट है इट इज mg प्लस ma. तो हम क्या निकालेंगे? टोटल फोर्स या फिर वेट हम बोल रहे हैं उसी को. सो टोटल वेट इज इक्वल्स टू mg प्लस ma, दैट मीन्स 49 प्लस 25 दैट इज 74 न्यूटन. तो अभी तक उसका जो ओरिजिनल वेट है 49 न्यूटन था, लेकिन अब अगर ऊपर की तरफ जा रही है बॉडी तो उसको कितना ज्यादा वेट मिल रहा है, 74 न्यूटन मिल रहा है. तो उसको ऐसा लग रहा है कि मैं हैवी हो गया, मीन्स जो बॉडी है वो हैवी हो गई है. सो बॉडी कैसे दिखेगी? अपीयर्स टू बी हैवी. अपीयर्स बॉडी अपीयर्स टू बी हैवियर. जितना था वेट उससे ज्यादा हो जाएगा. क्लियर है? सो दैट इज द फर्स्ट केस. नाउ सेकेंड केस में फिक्शियस फोर्स उतना ही होगा, टोटल जो वेट है बस वही हो जाएगा. अलग कैसे होगा? क्योंकि बॉडी अब नीचे की तरफ है तो फिक्शियस फोर्स अब क्या होगा? ऊपर की तरफ लगेगा ma, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही. तो mg माइनस ma हो जाएगा अब इस केस में टोटल वेट. क्लियर है? यहीं पे हम लिख देते हैं. सो टोटल फोर्स और वेट इज सेकेंड केस. सेकेंड केस में आपका फिक्शियस फोर्स सेम रहेगा, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. एंड टोटल जो वेट है इट इज mg माइनस ma हो जाएगा इस केस में, mg माइनस ma. सो 49 माइनस 25 दैट मीन्स 24 न्यूटन. तो अब कैसा लग रहा है? जो बॉडी है उसको ऐसा लग रहा है कि हल्की हो गई है, दैट मीन्स इट बिकम्स लाइटर. ओके, 49 से अब उसको 24 लग रहा है, दैट मीन्स बॉडी क्या हो गई? अगर नीचे की तरफ आपने खुद फील किया होगा, अगर लिफ्ट में बैठे हैं हम, नीचे की तरफ आने से हमको लगता है कि हम हल्के हो गए हैं. कितना लग रहा है उसको? 24 न्यूटन का अब उसके ऊपर फोर्स लगता हुआ फील हो रहा है. तो ये क्वेश्चन था नॉन इनर्शियल फ्रेम का. नाउ अब हम आते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं.
इसके टोटल 5 पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि व्हाट इज इनर्शियल एंड व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्री। सो लिखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन inertial and non-inertial frames। तो आप 2 कॉलम बना लेंगे, एक तरफ आपका इनर्शियल फ्रेम रहेगा, इनर्शियल फ्रेम, और दूसरी तरफ नॉन इनर्शियल। इसको याद करने के लिए 5 पॉइंट का सबसे पहला जो रहेगा वो डेफिनेशन रहेगा। डेफिनेशन मीन्स क्या? फ्रेम का, फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम की क्या डेफिनेशन है? द फ्रेम्स विच ओबे बेसिक लॉज, मीन्स इनर्शियल फ्रेम, लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन। सो कौन सा फ्रेम? ऐसा फ्रेम जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है। सो द फ्रेम विच ओबे लॉ ऑफ इनर्शिया। नॉन इनर्शियल में क्या आएंगे? द फ्रेम्स विच डज नॉट ओबे लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड में क्या आएगा? हम लॉ ऑफ इनर्शिया को एक्सप्लेन कर देंगे कि द बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन एनी एक्सटर्नल फोर्स हैज एन अनएक्सेलरेटेड मोशन। और इसमें क्या आ जाएगा आपका? द बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन एनी एक्सटर्नल फोर्स बट इट इज एसिलरेटेड। ओके, बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि बॉडी जो है वो एसिलरेट हो रही है। सो सेकेंड डे में आप पूरा लॉ ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन, एंड थर्ड में आप क्या लिखेंगे? कौन कौन से फ्रेम्स हैं जो इनर्शियल हैं और कौन से फ्रेम्स नॉन इनर्शियल। तो कौन से फ्रेम्स? सारी इनर्शियल फ्रेम्स या तो वो स्टेशनरी हो, रुके हुए हो, रेस्ट में हो, या फिर मूव कर रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर ऐसे फ्रेम्स हैं तो ये सारे फ्रेम्स क्या होंगे? इनर्शियल। बट इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल, ऑल द एसिलरेटेड और रोटेटरी फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल। ऐसे फ्रेम्स जो कि एसिलरेट हो रहे हैं या फिर सर्कुलर पाथ, जिनका रोटेटरी पाथ है, जिनका रोटेशन में है, उन सारे फ्रेम्स को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम्स। एंड जो फोर्थ पॉइंट होगा वो एक्सीलरेशन के बारे में होगा कि अगर कोई मूविंग ऑब्जर्वर किसी भी बॉडी का या दूसरे फ्रेम का जो एक्सीलरेशन नोट कर रहा है उसको कितना मिल रहा है। सो इन केस ऑफ इनर्शियल, द एक्सीलरेशन किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू द मूविंग ऑब्जर्वर विल बी द सेम विथ whatever observed by the observer in a rest frame. That means a dash is equals to a। और इस केस में क्या होता है? जो मूविंग ऑब्जर्वर है उसको एक्सीलरेशन कितना मिलता है? ai माइनस a नॉट। क्लियर है? एंड देन उसके बाद फोर्स। तो फोर्स क्या होता है इसमें? अगर हमने 0 रखा है तो एक्सीलरेशन 0, बट इस केस में हमारा फोर्स कितना मिलता है मूविंग ऑब्जेक्ट को या मूविंग ऑब्जर्वर को? दैट मीन्स F apparent, that means the force जो है उसको जो फील होगा which is apparent is equals to F real and then F fictitious. So F real plus F fictitious will be the total force experienced by the observer। कौन सा ऑब्जर्वर? मूविंग फ्रेम का ऑब्जर्वर। तो ये सारे पॉइंट्स हम लिखेंगे वन बाय वन। सो पहला हम क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन इनर्शियल फ्रेम की। सो द फ्रेम्स which obey law of inertia, law of inertia। इसमें हम क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट, the frames which does not obey law of inertia। okay, सेकेंड में अब the body not acted upon any external force has an unaccelerated motion। ओके, तो जो बॉडी है अगर उसमें हमने कोई फोर्स नहीं लगाया है तो उसका जो एक्सीलरेशन है दैट विल बी 0। एंड इसमें हम क्या लिखेंगे? द बॉडी not acted
upon any external force has an accelerated motion. Okay. Now third जो है टाइप लिखेंगे. So all the frames either at rest or moving with constant velocity. With respect to one another. तो ये क्या रहेंगे? सब नॉन इनर्शियल फ्रेम्स. ओके. इसमें हम क्या लिखेंगे? सारे all the accelerated and rotatory frames are non-inertial. क्लियर है? नाउ जो फोर्थ है, क्या बोल रहे हैं हम? एक्सीलरेशन कितना मिलेगा? सो एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर इज a डैश इज इक्वल्स टू a. और यहाँ क्या मिलेगा? एक्सीलरेशन अगर मूविंग ऑब्जर्वर ले रहा है तो एक्सीलरेशन ऑब्जर्व्ड बाय मूविंग ऑब्जर्वर ai माइनस a0. हम मूविंग का a डैश ले लेते हैं अगर तब. नाउ जो लास्ट है फोर्स के बारे में, इफ F इज इक्वल्स टू 0 देन F इज इक्वल्स टू कितना? ma. सो ma इज इक्वल्स टू 0 और a इज इक्वल्स टू 0. बट इन दिस केस फोर्स विल बी फोर्स. कौन सा फोर्स रहेगा? कैपिटल F आप लेंगे एपरेंट फोर्स. एपरेंट इज इक्वल्स टू F रियल प्लस F फिक्शियस. क्लियर है? सो F जो है apparent is F real plus F fictitious force. ओके. ये फोर्स है. ये 5 पॉइंट हैं जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स को. पहला हमने क्या बताया? फ्रेम की डेफिनेशन दे दी. ऑल द फ्रेम्स विच ओबे लॉ ऑफ इनर्शिया. इसमें क्या हो जाएगा? फ्रेम्स जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करते हैं. तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? द बॉडी नॉट एक्टेड अपॉन. कोई भी बॉडी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है तो उसी वेलोसिटी से मूव होगी. कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए. इसका मतलब अगर हम फोर्स नहीं लगाते हैं तो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगी. अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हुई दैट मीन्स उसमें एक्सीलरेशन 0 है. तो उसी चीज को बताया है कि जो बॉडी है अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता है दैट मीन्स इट हैज अनएक्सीलरेटेड मोशन. But in this case, the body not acted upon external force, but it has acceleration. उसके अंदर कुछ ना कुछ acceleration आपको feel होगा. तो due to fictitious force हमने पहले ही समझाया ये सारा. तो वो सारे फ्रेम जो कि रेस्ट में हैं या फिर मूव कर रहे हैं विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू वन अनदर, तो ऐसे फ्रेम्स होंगे इनर्शियल. और इसमें सारे एक्सीलरेटेड और रोटेटरी फ्रेम्स क्या रहेंगे? नॉन इनर्शियल. एक्सीलरेशन कितना मिलेगा? a डैश इज a और यहाँ a डैश इज ai माइनस a0. ai क्या चीज है? वेयर ai इज द रियल एक्सीलरेशन, जो बॉडी सही में जितना एक्सीलरेट हो रही है, रियल एक्सीलरेशन. और a0 क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम. सो फ्रेम्स एक्सीलरेशन. क्लियर है? लास्ट में फोर्स बता दीजिए 0 है देन a विल बी 0, बट इन दिस केस फोर्स इज इक्वल्स टू रियल फोर्स प्लस फिक्शियस फोर्स. तो ये डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में. ये आता है क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये. तो आपको 5 पॉइंट्स शो करेंगे. अगर ये 2 नंबर का पूछता है तो सिर्फ आप 2-3 ही डिफरेंसेस लिखेंगे. नाउ
अब आते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, क्लियर है? सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है यहाँ रखा है, उसको दो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहला रेस्ट में और दूसरा मूव हो रहा है। अगर तो रेस्ट वाले के लिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अलग होंगे और मूविंग के लिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अलग होंगे। होगा, इसके लिए अलग पोजीशन दिखेगी और मूविंग के लिए यहाँ आ गया तो उसकी पोजीशन अलग दिखेगी। मान लीजिए कोई इवेंट फायर होती है तो जो उसका टाइम है वो भी इसके लिए अलग और इसके लिए अलग होगा। दैट मीन्स अगर कोई इवेंट कहीं फायर हो गई तो उसकी जो पोजीशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट एज वेल एज मूविंग ऑब्जर्वर्स दोनों के लिए अलग अलग होंगे। क्लियर है? अगर इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में कोई रिलेशन आता है, कोई इक्वेशन आता है, तो उसी इक्वेशन को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस। क्लियर है? सो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब द इक्वेशन रिलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टू फ्रेम्स। कौन से फ्रेम्स? एक रेस्ट रहे और एक मूव करता रहे, उसी को हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशंस। क्लियर है? तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशंस की मीनिंग क्या होती है? लिखेंगे द इक्वेशंस relating the coordinates of two inertial frames, the equation relating the coordinates of two inertial frames, इसी को हम बोलते हैं क्या? फ्रेम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस। अब यही चीज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बन जाएगी कब? जब हम बोलेंगे कि जो फ्रेम है अगर वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं तब इनकी जो वेलोसिटी है इट इज वेरी वेरी मच स्मॉलर देन कंपैरिजन टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। इसकी जो वैल्यू है v की इट इज वेरी मच स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। बहुत ही स्लो फॉर्म में, मीन्स अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट से कंपेयर करें तो सारे के सारे जो भी हम लोग अर्थ पे जितने भी मोशंस होते हैं, चाहे बाइक के हों या फिर कार के हों या फिर ट्रेन के हों, जो भी हो, वो सारी स्पीड जो इट इज वेरी मच इट इज नेग्लिजिबल कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो सेम ऐसा अगर फ्रेम है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव हो रहे हैं बट उनकी जो वेलोसिटीज है वो बहुत ही स्मॉल है कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन जो इक्वेशन आएगा दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में दैट इज कॉल्ड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। सो द इक्वेशन रिलेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू इनर्शियल फ्रेम्स, लिखेंगे फिर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर with very small velocities. कैसी? v is very much less than c. Then जो इक्वेशन आएगा, the equation relating the coordinates of two inertial frames which are moving relative to each other with very small velocities, that is v is very much less than c. तो इसमें भी दो केस है। सबसे पहला केस हम लेंगे केस 1 कब? जब जो फ्रेम मूव हो रहा है, मान लीजिए एक फ्रेम ऐसा रेस्ट में है और दूसरा जब मूव होगा तो उसके जो एक एक्सिस है ये पहले वाले एक्सिस के पैरेलल होगी। मतलब ये जो फ्रेम है किसी एक एक्सिस के पैरेलल होगा मूव, इसी के अलोंग। या तो फ्रेम ऐसा एक्स एक्सिस के अलोंग मूव हो रहा है या फिर वाई एक्सिस के या फिर जेड एक्सिस के। तो तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस के अलोंग अगर वो मूव करता है तो इक्वेशंस क्या आएंगी? तो पहला केस क्या बोल रहे हैं? व्हेन द फ्रेम इज मूविंग along any one of the axis. क्लियर है? तो डायग्राम पहले बना लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए दो फ्रेम्स हैं। पहला फ्रेम है ये S, रेस्ट में है ये x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स हैं और ओरिजिन O है। ऑब्जर्वर ओरिजिन पे बैठा रहेगा। अब मान लीजिए दूसरा फ्रेम हम लेते हैं। This is frame S dash moving with constant velocity along x direction. Okay?
इसकी जो ओरिजिन है, इसका जो ओरिजिन है जहाँ ऑब्जर्वर बैठा, इट इज O डैश। क्लियर है? तो क्या बोल रहे हैं हम? कंसीडर टू फ्रेम्स S एंड S डैश। S dash is moving with constant velocity v along positive x direction with respect to frame S. S के रिस्पेक्ट में इसका मोशन हो रहा है। मान लीजिए P पॉइंट है जहाँ पे कोई इवेंट फायर होती है, तो इस P के कोऑर्डिनेट जो है वो x, y, z एंड t होंगे विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S। बट यही कोऑर्डिनेट सब चेंज हो जाएंगे। इट बिकम्स x डैश, y डैश, z डैश एंड t डैश विथ रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जर्वर, दैट मीन्स फ्रेम S डैश के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो अब देखिए ये सारे पॉइंट्स आप लिख लेंगे पॉइंट वाइज। कंसीडर टू फ्रेम्स S एंड S डैश। S डैश इज, सेकेंड लाइन में लिख लीजिए, S डैश is moving with constant velocity small v in positive x direction with respect to S. Now third, the coordinates of P with respect to S and S dash कितना होगा? S dash are x, y, z and t and x dash, y dash, z dash, t dash. Okay. Now लिखते हैं at time t is equals to t dash is equals to 0। सबसे पहले हम क्या मानते हैं कि जो दोनों फ्रेम्स है वो इनिशियली कोइंसाइड करेंगे, कहाँ? बाय देयर ओरिजिन्स। इस पॉइंट पे दोनों ही फ्रेम्स होंगे, ओरिजिन्स जो है इनका भी दोनों का एक जगह पे होगा, तो वो जो टाइम होगा दैट विल बी t is equals to t dash is equals to 0। एंड किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये फ्रेम मूव होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पे। तो मान लीजिए वो जो टाइम है क्या है? t टाइम है और v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? vt। वेलोसिटी इज डिस्टेंस बाय टाइम, सो डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम आ जाएगा। तो इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया यहाँ पहुंचने पर। अब देखिए इस p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और x डैश के रिस्पेक्ट में, S डैश के रिस्पेक्ट में कितना है? x डैश होगा, तो इतना है। तो अब हम लेंगे बाय देयर ओरिजिन्स। ये हम अज्यूम करके रखे हैं कि at t is equals to t dash is equals to 0 both the frames are coincides by their origins। अब हम आते हैं इस फिगर से। इतना चीज आप एक्सप्लेन कर देंगे सबसे पहले, देन उसके बाद अब आप फिगर से जो भी इक्वेशन बनेगा उसको हम लिखेंगे। तो देखिए क्या इक्वेशन बन रहा है अब इस डायग्राम में। ये पूरा जो x है इट इज x डैश प्लस vt। देन नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा आपका 6 फ्रॉम फिगर क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू x डैश प्लस vt और x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस vt। अब देखिए y जो एक्सिस है, ये वाला y विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S y and with respect to frame S dash y dash both are same, that means y dash is equals to y, similarly z dash is equals to z। और एक ही जगह पे रह करके टाइम तो चेंज होगा नहीं इवेंट के होने का, तो सेम रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू आइदर रेस्ट और मूविंग ऑब्जर्वर्स। क्लियर है? तो ये जो हमारा इक्वेशन आया इसी को हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। क्लियर है? सो इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सा है ये पहला केस, ये हमारा मिल गया। अब देखिए यही फ्रेम अगर सेकेंड वाला S डैश अगर वो y डायरेक्शन के अलोंग मूव होता रहता है तब क्या चेंज होता है इसमें? जिसके भी अलोंग चेंज होगा सिर्फ उसी का इक्वेशन चेंज होगा। इसका मतलब अगर ये y या फिर z के
अलोंग होता तो क्या आता, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। क्या बोल रहे हैं, y डैश और z डैश के अलोंग अगर मोशन होता फ्रेम का, किसका, when the frame s dash is moving along y और z एक्सिस, देन क्या आ जाता यही जी, अगर y के अलोंग होता तो अलोंग y के, तो y डैश इज इक्वल्स टू y माइनस वी टी, बट आपका x डैश वैसा ही रहता, z डैश भी वैसे ही रहता और t डैश भी वैसे। अगर z एक्सिस के अलोंग होता तो आपका x डैश इज इक्वल्स टू x, y डैश इज इक्वल्स टू y, बट z डैश इज इक्वल्स टू z माइनस वी टी और t डैश इज इक्वल्स टू t, तो ये आपका इक्वेशन हो जाता। क्लियर है? तो आपको किसी एक एक्सिस के अलोंग ही शो करना है। नाउ अब हम आते हैं सेकेंड केस में। पहला केस क्या था आपका, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में मूव होगा अलोंग एनी ऑफ द एक्सिस। नाउ सेकेंड केस हम क्या बोलेंगे कि स्ट्रेट लाइन ही होगा लेकिन किसी भी डायरेक्शन में मूव होगा। सो केस 2, the frame is moving in a straight line along any direction, कोई भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है। तो देखेंगे डायग्राम से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए दिस इज फ्रेम एस, एक्स वाई जेड आर कोऑर्डिनेट्स, वो इज द ओरिजिन। दूसरा जो फ्रेम है वो भी पहले एस के ही पास था, दैट मीन्स दोनों कोइंसाइड कर रहे थे एट टाइम टी इज इक्वल्स टू टी डैश इज इक्वल्स टू 0। बट मान लीजिए कुछ टाइम के बाद ये मूव होकर के यहाँ आ गया, ये ऐसा मूव हुआ, तीनों एक्सिस के अलोंग उसकी जो वैल्यूज है वो सब चेंज होंगी, पोजीशन जो है वो उसकी चेंज हो रही है तीनों एक्सिस के अलोंग। ये एक्स वाई एंड जेड, ये एक्स है, दिस इज एक्स डैश, यहाँ वाई डैश ले लीजिए, वाई डैश एंड जेड डैश, ओके, ओरिजिन ओ डैश। अब मान लीजिए कोई इवेंट फायर हुई टी पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई जेड टी एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, इसको हमने क्या लिया है, एस डैश। ये फ्रेम v वेलोसिटी से जा रहा है। अब जो ये v वेलोसिटी है, क्योंकि इसके सारे कंपोनेंट्स हर डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, तो मान लीजिए vx है, x डायरेक्शन में, vy है y डायरेक्शन में, और vz है z डायरेक्शन में, तब हम इसकी वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ivx प्लस jvy प्लस kvz, ओके। इस वेलोसिटी को हम ऐसे शो करेंगे कि किस वेलोसिटी से फ्रेम मूव कर रहा है। सो फ्रेम s dash is moving with velocity v, which is ivx plus jvy plus kvz, where ijk क्या है, ijk are unit vectors along x y z axis, and vx vy and vz are velocity components along x y and z axis। क्लियर है? तो अब देखिए p पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या ले लिया, एक्स वाई जेड टी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस, एंड एक्स डैश वाई डैश जेड डैश विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस डैश। अब यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन हम क्या लेंगे, ये x, यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन x डैश। अब इनिशियली दोनों एक ही जगह पे थे एट टाइम t इज इक्वल्स टू t डैश इज इक्वल्स टू 0, बट आफ्टर सम टाइम मान लीजिए t टाइम पे कहाँ पहुँच गया ये फ्रेम, यहाँ,
तो x डायरेक्शन में जिस वेलोसिटी से गया है वो है vx, तो इतना डिस्टेंस क्या होगा vxt। क्लियर है? अब y के लिए देखिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s कितना है ये y, लेकिन अब यही चीज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s डैश कितना हो जा रहा है ये y डैश, और इतना जो डिस्टेंस है इट इज vyt। सेम ऐसे ही z में आएगा, सो दैट डिस्टेंस इज vzt। इतना क्लियर होना चाहिए पहले। विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का ये है y, एंड विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम s डैश इज y डैश, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है v/t। क्लियर है? सो आ जाएंगे सेम वैसे लिखेंगे, सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे आप वैसे जैसे मैंने पहले केस में बताया था। क्या कि कंसीडर टू फ्रेम्स s एंड s डैश। s डैश इज मूविंग विथ वेलोसिटी v along any direction with respect to frame s। क्लियर है? Therefore वेलोसिटी हमने क्या ले लिया, इसको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे कंसीडर एन इवेंट इज हैपनिंग एट पॉइंट p having coordinates x, y, z, t with respect to frame s, and x dash, y dash, z dash and t dash with respect to frame s dash। ठीक है? देन अब हम आएंगे सीधा देयरफॉर फ्रॉम फिगर। इतना आप पहले नोट करेंगे, इसके बाद हम सीधे फिगर में आकर के इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर है? कोई भी ग्राउंड में, जैसे आपका प्लेन उड़ता है, हम ग्राउंड में हैं, रेस्ट में खड़े हुए और हमारे रिस्पेक्ट में प्लेन ऐसा उड़ रहा है, तो उस टाइम पे जो प्लेन की पोजीशन है क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन प्लेन, और प्लेन के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर बाहर कहीं भी ग्राउंड में भी इवेंट हो रही है, तो ग्राउंड में इवेंट हो रही है उसको दो ऑब्जर्वर्स हैं, पहला जो कि ग्राउंड में खड़ा हुआ और दूसरा जो प्लेन से ऐसे जा रहा है। अगर वो दोनों देख रहे हैं देन उस टाइम पे दोनों के लिए जो पोजीशन एंड टाइम के कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बीच के रिलेशन को हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस बोलेंगे। क्लियर है? तो अब लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम फिगर। फिगर से हम देख लेंगे क्या आ रहा है, सेम जैसा पहले था वैसे, सिर्फ हमारा वेलोसिटी के कंपोनेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। देयरफॉर फ्रॉम फिगर क्या आ जाएगा, देखिए x इज इक्वल्स टू एक्स डैश प्लस वी एक्स टी, एक्स डैश प्लस वी एक्स टी, और x डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी एक्स टी। तो ये आ गया आपका x के लिए। सिमिलरली आप क्या लिखेंगे y के लिए, सिमिलरली y डैश इज इक्वल्स टू y माइनस वी वाई टी, z dash is equals to z minus vzt, but t dash is equals to t ही रहेगा। So that is called Galilean transformations। किसके लिए है ये? पोजीशन एंड टाइम के लिए है ये। क्लियर है? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए पूरे को। तो ये किसके लिए था? सिर्फ पोजीशन एंड टाइम कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड पोजीशन एंड टी टाइम। अब हम क्या निकालेंगे? वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होगा। तो ये जो हमारा इक्वेशन 1 आया है, वेलोसिटी इज व्हाट? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हेडिंग डालेंगे अब वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस। क्या लिखेंगे हम? डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। क्या आ जाएगा? पहला वाला dx डैश बाय dt इज dx बाय dt माइनस dx होगा। अब हमने टाइम के बारे में क्या बताया है? सिंस t डैश इज इक्वल्स टू t, तो जहां t है या t इज इक्वल्स टू t डैश,
Therefore dx dash by dt dash is dx by dt minus dx. इसी को हम लिखेंगे ux dash is equals to ux minus dx. So ux dash क्या है? Velocity with respect to frame s dash, particle की velocity. And then ux क्या है? With respect to frame s. And vx क्या है? Velocity of frame with along x direction. Clear है? Now देखेंगे क्या लिखेंगे, जहां आपका क्या लिया, ux dash is velocity with respect to s dash and ux is velocity, किसकी velocity, जो भी हो रहा है इवेंट, किस velocity से वो मूव हो रहा है, मोशन हम दिखा रहे हैं क्योंकि इतना. सिमिलरली अब y में आते हैं हम. सिमिलरली क्या आ जाएगा, ये uy dash is equals to uy minus by and uz dash is equals to uz minus bz होगा. अब हम तीनों को एक साथ लिखेंगे, तब क्या आएगा, लेट, अब आई जे के हम यूनिट वैक्टर्स ले लेते हैं. आई जे के आर यूनिट वैक्टर्स. along x, y, z axis. Then अब एक साथ क्या लिखेंगे, पूरे इधर वाले को लिख लेंगे. I ux dash plus j uy dash plus k uz dash होगा is equals to, अब इस साइड वाले I ux plus j uy plus k uz माइनस क्या आया है, I bx प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड. और सिंपल फॉर्म में u dash is equals to u minus v. So that equation is called velocity transformation. Clear है? Equation number 2. This is equation number 2. Now finally हमको क्या चाहिए, एक्सीलरेशन देखना है. हमें क्या शो करना है कि जो एक्सीलरेशन है, क्योंकि हमने क्या लिया है, गैलीलियो ने सबसे पहले क्या लिया था कि जो उसका जो फ्रेम है इनर्शियल है, और उसने ये बताया था कि अगर इनर्शियल फ्रेम है तो एक्सीलरेशन ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर, पहला ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट में है या फिर सेकेंड ऑब्जर्वर जो मूव हो रहा है, उन दोनों के रिस्पेक्ट में सेम होगा. वही चीज हमें प्रूफ करनी है. तो अब हम क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन. एक्सीलरेशन ट्रांसफॉर्मेशंस. तो क्या करेंगे हम, इसी इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. एक्सीलरेशन इज व्हाट, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. So differentiating equation number 2 with respect to t, क्या आ जाएगा, du dash by dt is du by dt. v कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, so minus 0. अब देखिए सेम वैसे, since t is equals to t dash, therefore du dash by dt dash is du by dt. Or a dash is equals to a. So this is called acceleration transformation. क्लियर है? तो क्या मिला देखिए, एक्सीलरेशन ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर्स. कौन से ऑब्जर्वर्स, रेस्ट एंड मूविंग, दोनों के लिए क्या हो रहा है, सेम हो रहा है. तो हम क्या बोलेंगे, ऑल द लॉज ऑफ, या ऑल द बेसिक लॉज are same for all inertial frames. क्या हो रहा है ये, which are moving
with constant velocity with respect to each other। ये ऐसा, इसका क्या मीनिंग है कि सारे जो लॉज हैं वो सेम होंगे। बेसिक जो लॉज हैं, हम न्यूटन्स का जो लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसी को लेते हैं। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? इफ एफ इज इक्वल टू 0 देन एम ए इज इक्वल टू एम ए नॉट। मतलब पहला जो हमने लिया था, दो अगर फ्रेम्स होंगे, पहले फ्रेम अगर एक ही सिंगल फ्रेम होता है तो हम क्या बोलते हैं? एफ इज इक्वल टू 0 देन ए इज इक्वल टू 0। बट अगर दो फ्रेम्स हैं तब हम क्या बोलते हैं कि जो दोनों फ्रेम्स हैं उनके जो ऑब्जर्वर्स अगर ऑब्जर्व करते हैं एक्सीलरेशन तो सेम होगा। एक्सीलरेशन सेम होगा मतलब उनको फोर्स सेम लगता हुआ दिखाई देगा। एम ए इज इक्वल टू एम ए डैश, सो ए इज इक्वल टू ए डैश आ जाएगा इससे। तो यही हमारा लॉ है। सो दैट लॉ इज सेम फॉर ऑल द इनर्शियल फील्ड्स विच आर मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट होता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस। सो नेक्स्ट टाइम बताएंगे कि ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो हाई वेलोसिटी, हायर वेलोसिटीज के लिए, वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो फिर लॉरेंज ने अपना एक लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन इन 1905, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में पूरी डिटेल समझाई थी। तो ये नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू। बंद हो गया।